हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे जो पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़े हिट हुए हैं, जिनको लोगों ने लाइन लगा के ख़रीदा है। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं, बट हमने ऐसे 3 प्रोजेक्ट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं जिन पे आज हम डिस्कस करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में हाई एंड प्रोजेक्ट्स भी हैं, सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट्स भी हैं और नॉर्मल प्रोजेक्ट्स भी हैं। अफोर्डेबल इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि अफोर्डेबल तो जो भी आता है वो हिट ही रहता है। तो ऐसे 3 प्रोजेक्ट्स में हम बात करेंगे। हम इस पे बात नहीं करेंगे मंदी आ रही है नहीं आ रही है। मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इस पे अपने एक्सपर्टीज़ नहीं दे सकता। लोग बड़े घर पसंद कर रहे हैं, लोग लग्जरी घर पसंद कर रहे हैं और हाउस की घरों की डिमांड लगातार बनी हुई है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस लिस्ट में हम पहले नंबर पे रखते हैं डीएलएफ को। जी हाँ दोस्तों, गुड़गांव इन्हीं देश का सबसे भरोसेमंद बिल्डर में से एक डीएलएफ जिसका नाम है, जिसका बेस गुड़गांव ही है, जिसने गुड़गांव को गुड़गांव बनाया है, उसका एक प्रोजेक्ट सेक्टर 63 में आया था। बहुत सारे लोग नहीं भूले होंगे और बहुत सारे लोग जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए शायद ये नया होगा। सेक्टर 63 में करीब 25 से 26 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आया था। 1100 साढ़े 1100 इसमें अपार्टमेंट थे, 5 टावर थे और 3900 स्क्वायर फीट का इसमें एक अपार्टमेंट था। सारे जो फ्लैट थे इसमें वो 4 BHK थे। इसका जो प्राइस था वो 7 करोड़ रुपए से शुरू होता था। प्राइस जो है इसका स्क्वायर फीट की बात करें 17,500-18 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट था। इस प्रोजेक्ट को लोगों ने लाइन लगा के लिया। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए लिटरली लोगों ने लाइन लगाई। जब ये प्रोजेक्ट का अलॉटमेंट चल रहा था उस टाइम पे कुछ फ़ोटोज़ भी वायरल हुई थी जिसमें लंबी लंबी लाइन लगी थी। लोगों को दिखाया गया था कि देखिए 7 करोड़ का फ्लैट लेने के लिए कैसे लोगों की ये लाइन लगी हुई है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में और न्यूज़पेपर में इसकी हेडिंग्स भी बनी थी। कुछ लोगों ने इस पर वीडियो भी बनाया था, वायरल सच बताया था। वीडियो में लोगों को कपड़े देख के बताया था कि ये लोग खरीदने वाले हैं कि नहीं है। इस तरह की फ़ोटो के बाद डीएलएफ की तरफ से कोई आधिकारिक ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया था, तो लोगों को ये बड़ी कन्फ्यूजन थी कि सच में क्या लाइन लगा के इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बिका है। बट बाद में डीएलएफ ग्रुप की तरफ से ही, उनकी जो सीनियर मैनेजमेंट है उनकी तरफ से ही इंटरव्यू दिए गए बड़े बड़े बिजनेस चैनल्स को और उन्होंने उसको ऑथेंटिकेट करा कि हाँ उनका बहुत बड़ा सक्सेसफुल रहा प्रोजेक्ट। उन्होंने 3 दिन में बेच दिया। करीब 1150 अपार्टमेंट थे और ख़रीदने वाले करीब 2000 लोग थे। बहुत सारे लोग उसमें ले भी नहीं पाए थे। हमारे खुद कई क्लाइंट थे, ओवरसीज़ के क्लाइंट थे, जो पहले थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, बट जब उन्होंने देखा कि हाँ ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल जा रहा है, वो बाद में उन्होंने अप्रोच किया, बट बाद में उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा सोल्ड आउट हो चुका था। इस प्रोजेक्ट में भी कमी थी। इस प्रोजेक्ट की जो लैंड है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है, बीच में से रोड जा रहा है, रेवेन्यू रास्ता जा रहा है। फिर भी लोगों ने इस प्रोजेक्ट को पसंद किया और लोगों ने हाथों हाथ लिया। दरअसल ये सिर्फ हाउस होल्ड की बात नहीं है, सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। आप जो भी लग्जरी सेगमेंट के गुड्स देखेंगे आजकल इंडिया में, इंडिया का जो मिडिल क्लास है उसका जो सेगमेंट है, इंडिया का जो मिडिल क्लास है उसका जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इंडिया का मिडिल क्लास काफ़ी फैल चुका है। तो लोगों की एस्पिरेशंस हैं, लोगों के पास पैसा है और लोग चीज़ें खरीद रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, लैम्बोर्गिनी सुपर स्पोर्ट्स कार है, उसकी 2023 की जो टारगेट था इंडिया में कार बेचने का वो 1 महीने में ही पूरा हो चुका है क्योंकि सारी की सारी बुक हो चुकी हैं। मर्सिडीज़ सुपर लग्जरी ब्रांड है कार का, उसका एक और लग्जरी ब्रांड है मेबैक करके, उसकी कारों के लिए वेटिंग है 2 से 16 महीने तक के लिए। ये बात मैं कारों की कर रहा हूँ। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को लगता है सिर्फ घरों को लेकर इतनी डिमांड है और सुपर लग्जरी जो घर बिक रहे हैं सिर्फ उसको लेकर डिमांड है। नहीं, जो सुपर लग्जरी सेगमेंट्स में जो सर्विसेज और गुड्स हैं उनको लेके भी जो रिच क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, उन लोगों के बीच इन चीज़ों की बहुत डिमांड बनी हुई है। अगर हम फ़ोन्स की बात करें, जो 1 लाख रुपये और उससे ऊपर के फ़ोन हैं उसमें भी काफ़ी डिमांड बनी हुई है। बट एक साथ में सोचने वाली बात यह है, जो अफोर्डेबल फ़ोन्स हैं आपके 20,000 30,000 के आते हैं या अफोर्डेबल हाउसिंग है, इनकी जो डिमांड है वो घटी है। इसका क्या रीज़न है कोई इकोनॉमिस्ट ही बता पाएगा, हम उस पर नहीं जाते हैं। हम जो जो चीज़ें रही हैं उस पर बात कर लेते हैं। वापस आ जाते हैं हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे। दूसरे प्रोजेक्ट की बात करेंगे, आशियाना अमारा। ये वो प्रोजेक्ट है जो बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री निकालता है
और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी ने 10 चेक लगाए किसी ब्रोकर ने तो उसको इन्वेंट्री पहले मिलेगी या उसके जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ जिस नंबर पे आप चेक दोगे उस नंबर पे आपका नंबर लगेगा। इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज़ आया था। फर्स्ट फेज़ के करीब 3 से 4 महीने के बाद ये सेकंड फेज़ आया था और 15 से 20 लाख रुपए महंगा था। इसमें 1200 स्क्वायर फीट और एक और बड़ा साइज़ था, शायद 1500 स्क्वायर फीट था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। 8,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास इसका प्राइस था। 2 3 BHK थे, स्मॉल साइज़ और एक बड़ा साइज़ था। 225-224 इसमें इन्वेंट्री थी, अपार्टमेंट थे 224-225 के करीब और इनके पास करीब 400 से ज़्यादा चेक आए थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये पिछली बार की तरह बड़ा हिट नहीं हुआ, ये तो इस बार 3 दिन में जाके बिका है। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, पिछली बार लोगों की एकदम से भीड़ लग गई थी, उन लोगों ने सबको एक साथ बुला लिया था। इस बार आशियाना की मैनेजमेंट ने वो भीड़ पिछली बार की तरह इकट्ठी ना हो, लोगों को सेगमेंट करके बुलाया। फर्स्ट 100 जिनको प्रायोरिटी नंबर दिया था उनको बुलाया, फिर सेकंड 100 इन्वेंट्री थी उनको बुलाया, फिर थर्ड 200 से 300 जिनका प्रायोरिटी नंबर था उनको बुलाया। इस तरह लोगों को बुलाया और 400 चेक लिए थे। 400 चेक लेने के बाद आशियाना की तरफ से मना कर दिया गया था, हमें और चेक नहीं चाहिए क्योंकि 225 ही इन्वेंट्री आई थी। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था, आपको पता होगा। सेम डे मैंने बताया था कि आशियाना ने मना कर दिया चेक लेने से, बट उसके बाद कुछ दिन तक उन्होंने फिर चेक लिए थे। 290 तक सिर्फ इनका प्रायोरिटी नंबर गया और 290 प्रायोरिटी तक ही इनके 224-25 जो अपार्टमेंट थे वो सारे बिक गए। यानी 100-125 लोग जिन्होंने चेक लगाए थे उनको अपार्टमेंट नहीं मिल पाए। सेम ऐसा ही आपका जो मैंने पहले नंबर पे प्रोजेक्ट रखा है DLF का 63 आर्बर, उसमें भी ऐसा हुआ था। बहुत सारे लोगों को चेक लगाने के बाद भी उनको उनके अपार्टमेंट नहीं मिल पाए थे। आशियाना की अगर हम बात करें, सेक्टर 93 में पड़ता है। यहाँ 93 में DLF के फ्लोर्स भी आए थे, वो भी बिके, बट वो इतनी स्पीड से नहीं बिके, इसलिए हमारी टॉप 3 की लिस्ट में वो नहीं है। यहाँ पर 93 में सिग्नेचर का भी प्रोजेक्ट आया है, उसके भी लो राइज फ्लोर हैं, वो भी बिक रहे हैं, बट ये भी उतने स्पीड से नहीं बिके और इसलिए ये भी हमारी टॉप 3 सेलिंग लिस्ट में नहीं है। आशियाना के बिकने के पीछे कई वजह हैं। तो कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि माइवन के अलावा सारी कंस्ट्रक्शन बेकार है। ये नॉन माइवन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था, फिर भी लोगों ने इसको पसंद किया और लोगों ने इसको दबा के खरीदा। और हाँ, इनका फेज़ 3 भी आएगा। फेज़ 3 फेज़ 2 से 15 से 20 लाख रुपए महंगा होगा। इस तरह अगर हम कैलकुलेट करें तो जिन्होंने फेज़ 1 में लिया था आशियाना का और जो फेज़ 3 में लेंगे उनको करीब 30 लाख रुपए महंगा अपार्टमेंट मिलेगा। रियल एस्टेट में सब कुछ डिपेंड करता है आपकी टाइमिंग पे, आपने कब किस टाइम पे सही डिसीजन लिया। जिन लोगों को फेज़ 1 के टाइम आशियाना समझ में आ गया था उन्होंने उस टाइम उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, जिनको फेज़ 2 में समझ में आ गया उन्होंने इसमें अब इन्वेस्टमेंट कर दी, और जिनको फेज़ 3 में समझ में आएगा वो फेज़ 3 में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। बट टाइमिंग का सारा खेल है। फेज़ 1 वाले और फेज़ 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो 30 लाख रुपए का रहेगा। तो इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई प्रोजेक्ट आता है उसको अच्छे से समझ लें। सच में आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टाइमली डिसीजन लें। ये टाइमली डिसीजन के चक्कर में बहुत सारे और लोग फंसे हैं। वो कौन लोग हैं वो भी मैं अपने अगले प्रोजेक्ट में बताने जा रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे प्रोजेक्ट पे। लोगों को कुछ अटपटा लगेगा कि ये मैंने तीसरे नंबर पे क्यों लिया है, बट मैं उसका जस्टिफिकेशन के साथ आंसर दूंगा कि मैंने ये तीसरे नंबर पे क्यों लिया है। मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर 79 की। सेक्टर 79 में एमथ्रीम का जो प्रोजेक्ट आया है गोल्फ हिल्स, जिसको हम गोल्फ स्टेट 2 कह रहे थे, उसका ऑफिशियली नाम आ गया और गोल्फ हिल्स उसका नाम है। इससे पहले एम3M का कोई भी शायद ऐसा प्रोजेक्ट नहीं रहा कि उनको अपना फेज़ 1 फेज़ 2 एक ही हफ्ते के अंदर लाना पड़ा हो और ऑलमोस्ट उनके सारे टावर बिक गए हों। यहाँ पर इनके करीब 14-15 टावर बिक चुके हैं, 1,500 के करीब अपार्टमेंट इनके बिक चुके हैं करीब 15 से 20 दिन के स्पैन में। और यहाँ भी लोगों ने लाइन लगा के ख़रीदा है, क्योंकि जब इनिशियल प्राइस निकाला था एम3M ने वो 8,999 का निकाला था, उसके बाद लोगों ने लाइन लगा के ख़रीदा था। मैं उसका विटनेस हूँ, इसलिए मैं इतने ठोस तरीके से इस बात को कह रहा हूँ। बट उसके बाद जो प्राइस है एम3M ने वो करीब 10,000 कर दिया, फिर उसको बढ़ा के 10,250 कर दिया, और कुछ प्रीमियम टावर प्रीमियम लोकेशन के नाम पे अब जो नए इन्होंने टावर लॉन्च किए हैं उसका प्राइस 11,000 के आसपास करा हुआ है। आज भी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो इस इंतज़ार में बैठे हैं
कि M3M की तरफ से फिर प्राइस 8,999 कर दिया जाए तो हम अपना अपार्टमेंट खरीद लेंगे, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। बट जैसा कि मैंने आपको कहा, रियल एस्टेट में सारा का सारा खेल टाइमिंग का है। जिन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया वो 8,999 में इस प्रोजेक्ट में एंटर कर गए। बहुत सारे लोग कहेंगे अंडर डेवलप सेक्टर है और यहाँ पर तो डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा, ओवर प्राइज्ड है। जिनको ये चीज़ें लगती हैं ओवर प्राइज्ड है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल डिनाई नहीं करता, बल्कि रिस्पेक्ट करता हूँ। आप बिल्कुल अपने पॉइंट पे बिल्कुल ठीक हैं और आपने इसी पॉइंट को वैलिड करते हुए शायद इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की और शायद आपने यहाँ पे बाय नहीं किया। बट जिन लोगों को समझ में आया उन्होंने खरीदा है और 3 से 4 साल के बाद जब ये प्रोजेक्ट डिलीवरी मिलेगी तो लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ, उनका डिसीजन ठीक था या उनका डिसीजन गलत था। वैसे भी मैं एक चीज़ बता दूँ, हम सेक्टर के साथ साथ हमें प्रोजेक्ट को भी देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको क्या यूनिक मिल रहा है। मुझे नहीं लगता M3M के गोल्ड फील्ड्स में जो एमेनिटीज़ और जो वो कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आ रहे हैं वहाँ किसी भी प्रोजेक्ट में वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि इससे पहले भी M3M का 79 में एक प्रोजेक्ट आया था, वो तो लाइन लगा के नहीं बिका, वो भी आज बिकते बिकते बिक रहा है। लोगों को, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आजकल कहने लगा हूँ, कोई भी फोमो क्रिएट नहीं कर सकता। कोई इस पर 10 वीडियो बना ले तो फोमो क्रिएट नहीं होगा कि ये ख़त्म होने वाला है और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। लोगों को समझ में आता है, मार्केट बहुत रूड है, मार्केट हर चीज़ को बिल्कुल सही लेवल पर लेकर चलती है। बायर को भी समझ में आता है कि वो क्या डिसीजन लेने जा रहा है, वो क्या खरीदने जा रहा है। अगर कोई फोमो क्रिएट कर देता तो जितने भी प्रोजेक्ट आज लटके हुए हैं या बिकते बिकते बिक रहे हैं वो कब के बिक जाते। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना देते हैं लोग। आप लोगों के बनाए हुए फोमो में मत फंस जाना, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। आजकल इस तरह के बहुत वीडियो बनने लगे हैं कि आप बिल्कुल ना ऐसे डिसीजन ले लें, जल्दीबाजी में डिसीजन ना ले लें। ऐसे बहुत सारे लोग खुद ग्राउंड पे नहीं आते, अपने घरों में बैठ के वीडियो बना देते हैं। जब वो ग्राउंड पे उतरेंगे, लोगों के बीच में आएंगे तो उनको सच्चाई समझ में आएगी। हम जैसे लोग गैलरीज में घूमते हैं, लोगों के बीच में घूमते हैं, तब रियलिटी के से कनेक्ट कर पाते हैं। अदरवाइज़ हम भी इस तरह की कहानियाँ बैठ के बना सकते हैं कि फोमो क्रिएट हो गया है, इस प्रोजेक्ट को ना लें, इस प्रोजेक्ट को ना देखें। जैसा कि मैंने बताया, आज भी बहुत सारे लोग गोल्ड फील्ड्स का 8,999 का वेट कर रहे हैं कि ऐसा प्राइस आएगा तो वो ले लेंगे। अब बिल्डर के ऊपर है, शायद कभी आएगा कि नहीं आएगा, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। इनके और भी प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सटेंशन पे प्रोजेक्ट है, न्यू गुड़गांव 89 में प्रोजेक्ट है, द्वारका एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट है, वो इस तरह लाइन लगा के नहीं बिके। इसी तरह DLF का 93 में प्रोजेक्ट आया था, वो भी लाइन लगा के नहीं बिका, बट DLF का आर्बर आया था, वो लाइन लगा के बिका। तो लोगों को समझ में आता है वैल्यू ऑफ मनी कि वो कहाँ पर किस तरह का पैसा लगा रहे हैं और वो पैसा कितना सही लगा रहे हैं। ये 3 बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो टॉप सेलिंग प्रोजेक्ट रहे हैं पिछले महीनों के, पिछले दिनों के। इस चैनल की एक खासियत है, जब भी हम इस तरह का कोई वीडियो बनाते हैं तो सिर्फ एक टॉपिक ही कवर नहीं करते, साथ में कुछ और भी रियल एस्टेट की हलचल होती है उसकी जानकारी भी दे देते हैं। तो कुछ हलचल और हो रही है रियल एस्टेट में, उनकी जानकारी दे देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 60 मीटर का एक रोड बन चुका है, 60 मीटर चौड़ा, जो SPR से सेक्टर 79 को कवर करेगा, उसको लेके एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, बहुत अच्छा। मैं, आपने वो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। रोड को मैंने पूरा दिखाया है कितना बन चुका है, बीच में थोड़ा हिस्सा रहता है। उसके साथ साथ इसकी कनेक्टिविटी आपके NH8 से भी हो जाएगी। क्लोवरलीफ ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। क्लोवरलीफ का अगर वीडियो नहीं देखा है आपने तो वो भी देख लीजिए, वो भी मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बनाया है। लोगों ने क्लोवरलीफ पे चलना भी शुरू कर दिया, गाड़ियाँ दौड़ाना शुरू कर दिया है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, इसके नीचे मिल जाएगा। अब मैं सेक्टर 79 की बात कर रहा था, उस पर आ जाता हूँ। सेक्टर 79 में गोदरेज अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। बीच में लैंड पार्सल है उनके पास, एल्टोरा के और गोदरेज का एक प्रोजेक्ट है उसके बीच में, तो वहीं पर वो 3-4 टावर लेकर आ रहे हैं। नया नाम देंगे उस प्रोजेक्ट का, 10,000 के आसपास उसका प्राइस होगा, आप उसको देख सकते हैं। जब 79 में बाकी बिल्डर्स ने देखा कि वहाँ पे लोग पसंद कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वहाँ लोग कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है सेक्टर, तो मैप्सको माउंट विले का भी वहाँ पे प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी उनके पास लैंड थी, तो वहाँ पर उनका एक आइकन टावर आ रहा है। 9,000 के करीब उसका भी रेट है। अगर 9,000 का रेट में आपको मैप्सको माउंट विले समझ में आता है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। 8,999 के प्राइस पर गोल्ड फील्ड्स में शायद आपको अब कोई अपॉर्चुनिटी ना मिल पाए, तो गोल्ड फील्ड्स को छोड़ के आप मैप्सको माउंट विले को कंसिडर कर सकते हैं। उनका माइवेन कंस्ट्रक्शन के साथ एक आइकन टावर आ रहा है। 79 में जैसा कि मैं बता चुका हूँ, M3M का अंताल्या भी है, लो राइज का एक प्रोजेक्ट है 50-55 एकड़ का।
इसके अलावा सिग्नेचर का भी 79 में एक प्रोजेक्ट है लो राइज का, आप 79 में अगर देख रहे हो तो कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आजकल गुड़गांव में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो मैनहट्टन को कॉपी की जा रहा है, उनको न्यूयॉर्क को कॉपी करके उस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। बट वहाँ का जो क्लाइमेट है और हमारे यहाँ का क्लाइमेट है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो यहाँ का क्लाइमेट इस तरह का है कि जो हीट है घर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। हीट इंसुलेशन और कितनी भी बातें कर लें, ग्लास लगाने की बात कर लें, फिर भी हीट बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए अभी नहीं, अगले 4 साल 5 साल 10 साल में जब लोगों को समझ में आएगा ग्रीनरी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ग्रीनरी आसपास कितनी ज़रूरी होती है, सेक्टर 79 गुड़गांव के वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर में से एक सेक्टर बनेगा। मैं सेक्टर 79 को लेके इतना ऑप्टिमिस्टिक क्यों हूँ, ये आपको अगले 3 से 4 साल 5 साल में खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रीनरी है, वहाँ पर खुला स्पेस है। आने वाले टाइम में पता लगेगा कि उस तरह के सेक्टर की डिमांड कितनी बढ़ने जा रही है। मुझे लगता है कि आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई अच्छी चीज़ आती है तो लोग उसको पसंद करते हैं और उसको हाथों हाथ खरीदते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं भूपेंद्र सिवाग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।